सर्वप्रथम तो मैं इस इंस्टीट्यूट के प्राचार्य जी और विभागों के प्रति आभार प्रदर्शन करूंगा कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण संस्था में आमंत्रित किया और आप सब लोगों से संवाद करने का अवसर दिया। आज के जो संवाद का विषय है वो है संविधान और शिक्षा, और दोनों शब्दों से और दोनों अवधारणाओं से आप सभी लोग भली प्रकार से अवगत भी होंगे, क्योंकि ये उच्च अध्ययन शैक्षिक संस्थान है। इसलिए मैं संक्षेप में कुछ एक बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो यह है कि संविधान और शिक्षा का जब इस विषय का चयन हुआ तो उसके पीछे मंतव्य ये था कि संविधान और शिक्षा दोनों का जो गंतव्य है, जो डेस्टिनेशन है, वो एक ही होता है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। संविधान का उद्देश्य, संविधान जो है वो कुछ राष्ट्रीय आदर्शों और मूल्यों का कथन करता है, उनका उल्लेख करता है। जैसे कि आप भारत के संविधान का अध्ययन करें तो उसकी जो प्रस्तावना है, जिसको फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उस प्रस्तावना में उन आदर्शों और मूल्यों का उल्लेख है जिस दिशा में भारतीय गणतंत्र को प्रस्थान करना है और जिन उद्देश्यों और मूल्यों की प्राप्ति उसको करनी है। और उसके बाद जो सब बातें हैं वो सब स्ट्रक्चर है, वो सब संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं कि राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, राज्यों की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, पंचायत राज की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, ये सब स्ट्रक्चरल साइड है, उसका संरचनात्मक पक्ष है। यानी ये जो सब संस्थाएं बनाई गई हैं वे इन आदर्शों और मूल्यों का संवर्धन करने के लिए बनाई गई। तो इसलिए हर संविधान में दो पक्ष होते हैं, एक संविधान का दर्शन और दूसरा संस्थाओं की संरचना। इसी प्रकार से जो शिक्षा प्रणाली होती है किसी भी देश की, उसका लक्ष्य व्यक्तित्व का निर्माण करना होता है, व्यक्ति का निर्माण करना होता है। लेकिन किस सांचे में ढालना है व्यक्ति, सवाल ये। तो वो जो सांचा है वो वही है जो कि संविधान में जिन आदर्शों और मूल्यों का कथन किया गया है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो विद्यार्थियों में उन आदर्शों और मूल्यों के प्रति सम्मान का भाव, आदर का भाव उत्पन्न करे और हमारे विद्यार्थी, हमारी नई पीढ़ी उन आदर्शों और मूल्यों के अनुसार अपने जीवन का यापन करे। तो इस प्रकार से दोनों का लक्ष्य एक ही है। एक तरह से जो जिस दिशा में संविधान हमको ले जाता है उसी दिशा में हमारी शिक्षा प्रणाली को ले जाना चाहिए। इसलिए शिक्षा और संविधान एक दूसरे के सहचर, कोलैबोरेटर्स हैं, वे एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि संविधान जो हमारा है वो किस प्रकार का है और जो शिक्षा प्रणाली हमारी है वो किस प्रकार की। क्योंकि शिक्षा और संविधान से भी उच्चतर एक चीज होती है और वो होती है राष्ट्रीयता। जो नेशनहुड है वो इन दोनों से ऊपर। और तो क्या दोनों जो हैं, शिक्षा भी और संविधान भी, क्या हमारी राष्ट्रीयता का संवर्धन करने में सहायक है या नहीं, ये प्रश्न पैदा है। Whether our constitution or our educational institutions are able to augment the spirit of nationhood in our countrymen, ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये दोनों, हमारे संविधान और हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारी राष्ट्रीयता की वृद्धि करती हैं या नहीं करती। अब ये थोड़ा एक जटिल विषय है, विवाद का विषय भी, लेकिन इसके ऊपर विचार करना चाहिए क्योंकि इससे आप भाग नहीं सकते। 75 वर्ष का अनुभव आपके पास है।
75 वर्ष से ये संविधान कार्यरत है और 75 वर्ष से एक शिक्षा प्रणाली भी कार्यरत है। या शिक्षा प्रणाली तो और पहले से कार्यरत, जब संविधान नहीं था। मैकाले की शिक्षा प्रणाली हम लोग सब जानते हैं, 18 से 33 या 34 से ये शिक्षा प्रणाली भारत में विद्यमान है। तो अब भारत की के साथ एक समस्या यह है कि ना तो हमारा संविधान हमारा, ना हमारी शिक्षा प्रणाली हमारी। तो अब इन राष्ट्रीय आदर्शों की, मूल्यों की वृद्धि कैसे हो, ये जटिल प्रश्न पैदा हो जाता है। जिन लोगों ने भी भारत के संविधान का अध्ययन किया होगा उनको भली प्रकार से ज्ञात होगा कि हमारे संविधान का जो मूल स्वरूप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया, जिसका निर्माण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया 1935 में। जब हम आजाद हुए तो उसको आधार बना के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को आधार बनाकर और कुछ इधर उधर से उधार लेकर, कुछ अमेरिका से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से, कुछ दक्षिण अफ्रीका से, कुछ जर्मनी का जो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन था उससे, इन तमाम स्रोतों से उधार लेकर हमने एक संविधान की रचना की और उसको कहा कि ये भारत का संविधान। यानी हमारा जो संविधान है वो एक पैच वर्क है। इसकी प्रशंसा में लोग कहते हैं कि हाँ पैच वर्क तो है, लेकिन ब्यूटीफुल पैच वर्क है। तो ये इस प्रकार एक तो ये चीज है कि जो सोर्सेज हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के वो इंडियन नहीं है, अन इंडियन। पहली समस्या तो ये, आपके संविधान की जड़ें भारत में नहीं, लेकिन भारत का संविधान है। बहुत सारे लोगों को ये बात अप्रिय भी लगती है, ऐसा क्योंकि कुछ आजकल कुछ नई एक तरह तरह की लॉबीज बन गई हैं जो चीजों के ऊपर गुण दोष की दृष्टि से विचार नहीं करना चाहती, जिनके विचार का आधार इंटरेस्ट होता है, जिनके विचार का आधार ट्रुथ नहीं होता, ये समस्या। तो इसलिए विवाद पैदा होते हैं। तो इसलिए एक तो समस्या ये। अब आप ये चीज कैसे प्रकट होती है, जब आप इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो प्रस्तावना आपके संविधान की है, इस प्रस्तावना का भारतीय जीवन दर्शन से कोई लेना देना नहीं। आप जानते हैं कि ये जो प्रस्तावना है वो आधुनिक यूरोप की दो विचारधाराओं के आधार पर बनी। एक है उदारवाद और दूसरी है समाजवाद। दोनों विचारधाराएं यूरोप की विचारधारा है। 18वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ यूरोप में और बाद में वो दुनिया भर में फैल गए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। भारत इस चीज, भारतीय सभ्यता में ये विचार कभी रहे तो किस तरह आप बताइए। भारत में कभी इस तरह की आइडियोलॉजी रही? हजारों हजारों साल के इतिहास के ऊपर आप गर्व करते हैं और गर्व करना भी चाहिए, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे तो आपको अपने उस गौरवपूर्ण अतीत में कुछ भी नजर नहीं आया। और इसके संविधान बनने के तुरंत बाद एक बहुत बड़े वर्ग ने कहा कि ये अन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए बैग ऑफ बोरोइंग्स, उधार का थैला। ठीक है, वो चीज चलती रही आगे। आजकल हमारा वही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी से हम शासित हैं। तो पहली समस्या तो ये है कि संविधान में जिन आदर्शों और जिन मूल्यों का विवेचन है, वर्णन है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, वे हमारे अपनी जमीन से कोई रिश्ता नहीं रखते। भारतीय सभ्यता इन उदारवादी मूल्यों को
अधिकार की भाषा को, स्वतंत्रता की भाषा को, समानता की भाषा को, जिस अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उदारवाद, समाजवाद, भारतीय सभ्यता इन शब्दों को, इन अवधारणाओं को नहीं पहचानती। ये इम्पोजिशन है, चीजें लाद दी गई आपके ऊपर। ये नेचुरल फ्लो नहीं है कि जो चीज हमारे अंदर से पैदा होती। तो पहली समस्या तो यहां पर कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि कोई भी संस्था किसी भी देश में तभी जड़ें जमा पाएगी और तभी उसके लोगों का कल्याण कर पाएगी जबकि वो संस्था अपने देश की प्रकृति के अनुकूल हो, नेचर ऑफ द नेशंस। But our constitution is not in conformity with the nature of the nation. Rather, it is an alien to your essential nature. आपका जो essential nature है, उसके लिए एक अजनबी चीज है कि आप कहां से, अब किसी सामान्य आदमी से आप पूछिए कि उदारवाद क्या होता है, वो कुछ नहीं, वो कहेगा उदार मतलब बड़े दिल वाला। संस्कृत भाषा में उदार शब्द का जो अर्थ होता है वो लिबरल का अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम दोनों को घालमेल कर देते हैं। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें व्यक्ति को सब कुछ माना जाएगा, व्यक्ति के अधिकारों को ही सब कुछ माना जाए। आप बताइए कि ये जो व्यक्तिवादी दृष्टि है, इससे किसी समाज की रचना हो सकती है? अधिकार प्रधान दृष्टि से किसी समाज की रचना हो सकती है? अगर हमारे परिवार में व्यक्तिवादिता बहुत बढ़ जाए और हर व्यक्ति अधिकारों की मांग करने लग जाए तो परिवार टूट जाएगा, बिखर जाएगा। जब व्यक्तिवादिता और स्वतंत्रता अधिकार का दावा एक परिवार को चला नहीं सकते, जोड़ के नहीं रख सकते, तो वे एक राष्ट्र को कैसे जोड़ के रखें, जो कि इतना बड़ा समूह होता है। तो इसलिए एक तो समस्या ये है। इसी तरह से समाजवाद। अब समाजवाद का शब्द आकर्षक तो बहुत है, लेकिन इसका भाव क्या होता है? इसमें यह नहीं कि समाज का हित हो, इसमें यह है कि सारी सत्ता राज्य में केंद्रित हो जाए और राज्य फिर जो चाहे करे। और आपने देखा कि जितने भी संसार के समाजवादी देश हुए, वे सब अंततः अधिनायकवादी बन गए, डिक्टेटोरियल बन गए। रूस है, चीन है, पूर्वी यूरोप के देश है जो कि, या क्यूबा है, ये जितने भी समाजवादी देश थे, ये सब अधिनायकवादी देश अंततः बन गए। आपको इस प्रकार के समाजवाद की आवश्यकता है? जो समाजवाद का परिणाम हुआ है या जो उदारवाद का परिणाम हुआ है विश्व में, यूरोप के देशों में, कभी आपने उसके ऊपर विचार किया? समाज बिखर गया, टूट गया। अमेरिकन सोसाइटी को आप देखिए, यूरोपियन सोसाइटीज को आप देखिए कि वे किस तरह से टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, किस प्रकार से वहां पर मानसिक अवसाद तेजी से बढ़ रहा है, मनुष्य का अकेलापन किस तेजी से बढ़ रहा है। तो ये जब इन दो विचारधाराओं के परिणाम उन देशों में श्रेष्ठ नहीं हो रहे जहां से ये विचारधाराएं उत्पन्न हुई, तो आपके देश के लिए तो ये विजातीय चीज है, एलियन चीज है, स्ट्रेंजर है। और आप इसको यहां पर लगाएंगे तो वही परिणाम होंगे जो कि वहां पर हुए। तो एक तो आपका संविधान, जो भारत का संविधान है, वो भारत का संविधान अभारतीय संविधान, अन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए ये कहना कि नहीं, संविधान के आदर्शों और मूल्यों के अनुसार नागरिकों का गठन होना चाहिए, संस्थाओं का गठन होना चाहिए, तो ये जो संविधान ही आपका नहीं है, तो वो आपको किस प्रकार का नागरिक बनाएगा, किस प्रकार की संस्थाओं को जन्म देगा? ऐसे संविधान में जो शासन तंत्र होगा, वो किस प्रकार का शासन तंत्र होगा? तो एक तो समस्या यहां पर आती है। अब इसी संविधान के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली चलती रही पिछले
75 वर्षों से या 150 वर्षों से, क्योंकि ये सोच तो लॉर्ड मैकाले के समय से ही आ चुकी थी कि हिंदुस्तानियों को केवल चमड़ी के रंग में उनको हिंदुस्तानी बनाना है, बाकी वो मन मस्तिष्क से अंग्रेज हो जाए या उस सोच के हो जाए। ये मैकाले की शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य है। और मैकाले जहां कहीं भी आज होंगे बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हाँ ये काम तो पूरा हो गया, हमारे आने के बाद भी पूरा हो गया। तो क्यों? क्योंकि उसी शिक्षा प्रणाली के तत्व आपके संविधान में बैठे हुए, और आप उसी संविधान के आधार पर जब आप अपनी शिक्षा प्रणाली को बनाएंगे लिबरल वैल्यूज के बेसिस पर, सोशलिस्ट वैल्यूज के बेसिस पर, तो वो शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की बनेगी? आजकल हम लोग एक शिकायत करते हैं नई पीढ़ी से, संस्कारहीनता की। कहां से आई संस्कारहीनता? अगर हमारी शिक्षा प्रणाली हमारे संस्कारों में निहित होती तो संस्कारवान पीढ़ी का सृजन होता। अब वो हमारी जो नई पीढ़ी है वो ऐसे विचारों और ऐसे संस्कारों में पली बड़ी है जिनका कोई सिर पैर नहीं, और उस प्रकार की जो पीढ़ी होगी वो इसी प्रकार की होगी कि वो हवा के पत्ते की तरह, जैसे एक पत्ता होता है ना, हवा में उड़ता चला जाता है जिधर चाहे, उसकी ना कोई दिशा है, ना उसका कोई लक्ष्य है, ना उसके जीवन में कोई स्थिरता है। तो स्वाभाविक रूप से ही होगा। इसलिए अगर हमें अपनी शिक्षा प्रणाली से शिकायत है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, और इसीलिए बार बार आप संशोधन करके बदलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, अब कहना तो नहीं चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितना राष्ट्रीयता है, इसके ऊपर जरा विचार कर लीजिए। एक हमने लेख लिखा इस विषय पर, तो कुछ लोगों को बहुत अप्रिय लगा। सवाल यह है कि शिक्षा कोई राजनीतिज्ञों की बनाई गई चीज हो ही नहीं सकती, या राजनीतिज्ञों के द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी की बनाई गई चीज हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो लोग तो सत्ता का मुंह देखेंगे और तदनुसार प्रावधान करेंगे। दुर्भाग्य हमारे यहाँ ये है कि जितनी भी शिक्षा नीतियां बनी, केवल राधा कृष्णन आयोग ने जो शिक्षा नीति बनाई थी 1949 में, उसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उसमें बड़ी परिपक्वता है। लेकिन उसके बाद तो डीएस कोठारी कमेटी आई, क्या बिहार की जो है, इन्होंने केवल स्ट्रक्चरल चेंजेस किए कि 3 इयर्स कोर्स था 4 साल का कर दिया, है ना, मल्टीपल ओपनिंग्स, मल्टीपल एग्जिट्स। अरे देखिए क्या था, क्या अराजकता मची हुई है शिक्षा संस्थान में। हम तो अपने विश्वविद्यालय में देख रहे हैं ना, परेशान है विद्यार्थी भी परेशान, अध्यापक भी परेशान। शिक्षा जो है वो समाज के मनीषी जो कि स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, सत्ता से निरपेक्ष है, उनके द्वारा शिक्षा नीति बनती है। वो शिक्षा नीति समाज का मार्गदर्शन करेगी तो समाज में श्रेष्ठ भावों और श्रेष्ठ संस्कारों का संचार होगा। जिसको हम लोग कहते हैं कि कम से कम शिक्षा का राजनीतिकरण न करिए, लेकिन वो संभव नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीति तो आजकल इतनी व्याप्त है कि जीवन का कोई क्षेत्र अछूता नहीं। दुर्भाग्य, भारत की दृष्टि नहीं है। भारत में राज्य और राजनीति का एक बहुत छोटा सा स्थान है। अगर आप भारतीय चिंतन की दर्शन की बात करें, बाकी जीवन के सब क्षेत्र, शिक्षा हो, व्यापार हो, संस्कृति हो, कला हो, सब उससे स्वायत्त है, सब उसके नियंत्रण से मुक्त है। ये भारतीय दृष्टि है। ये जो दृष्टि है कि राजनीति सर्वव्याप्त हो, है ना, तो ये तो पाश्चात्य दृष्टि है। इसी को कहते हैं टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद।
राज्य का नियंत्रण, राज्य का प्रभुत्व जीवन के सभी संस्थाओं और सभी क्षेत्रों में हो जाना, यही सर्वाधिकारवाद है, यही टोटलिटेरियनिज्म। और बड़ी खतरनाक स्थिति, जीवन की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है, और जब जीवन की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है तो हर चीज सत्ता के सनक से चलने लगती है। तो इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली जिस संविधान पर प्रतिष्ठित है वो देशज संविधान नहीं है। और इसलिए जो शिक्षा प्रणाली के ऊपरी आप लोग उसमें बनाव श्रृंगार कर दे, बहुत बढ़िया बढ़िया शब्दों का रोज नए नए आप देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन बहुत होता है ना। यूरोप में, अमेरिका में जो शब्द चलते हैं वो सब ले आओ यहाँ, उनके यहाँ जो सब कॉन्सेप्ट हैं वो सब यहाँ ले आओ, चाहे यहाँ पर वो लग के सूख जाए, है ना, लेकिन नहीं लाना सब वहीं से। हर समय उधर देखना, हर समय निगाह पश्चिम की तरफ रहती है, हर चीज में, अर्थव्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, कला संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न हो। जैसे चातक चंद्रमा को देखता रहता है ना निरंतर, ऐसे ही हमारे देश के जो नीति निर्माता है वे हमेशा पश्चिम को देखते रहते हैं। वो तो नहीं देखते आपको, वो तो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं, कभी भी नहीं देखा। तो प्रश्न ये है कि शिक्षा प्रणाली जो है वो शिक्षा प्रणाली अगर इस संविधान का अनुगमन करेगी तो वो इसी तरह से उदारवादी मार्ग पर, समाजवादी मार्ग पर चलती रहेगी, फिर वो राष्ट्रीय तो नहीं हो सकती जो कि उसको होना चाहिए। अब जो भारत में शिक्षा का लक्ष्य है वो देखिए क्या रखा, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद, बहुत चर्चित संवाद है विषय। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि हुए, तो याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां हैं, और जब वो सन्यास के लिए निर्णय करते हैं तो जो कुछ भी उनके पास है उसका वितरण करना चाहते हैं दोनों पत्नियों के बीच। एक पत्नी को सब भौतिक पदार्थ चाहिए था तो उन्होंने सब उसको दे दिए। दूसरी पत्नी है उनकी मैत्रेयी, मैत्रेयी से पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए, तो मैत्रेयी कहती हैं कि जिस पदार्थ से अमरत्व प्राप्त हो हमें वो चाहिए, अमरता प्राप्त हो ऐसा पदार्थ दो, क्योंकि कोई भी सांसारिक प्रवृत्ति, कोई भी सांसारिक वस्तु आपको अमरत्व प्रदान नहीं कर सकती। भारत में शिक्षा का लक्ष्य अमरत्व की प्राप्ति रहा है, नौकरी की प्राप्ति नहीं। पहली बात तो ये, शिक्षा जीवन के लिए है, जीविका के लिए नहीं। जीविका उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और अगर शिक्षा ने जीवन की कला आपको सिखा दी है तो आजीविका का प्रश्न कोई जटिल प्रश्न नहीं रह जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बड़ी बात कही कि एक भारत की शिक्षा थी जो कि अंग्रेजों के आने तक विद्यमान थी 18वीं 19वीं शताब्दी में, जिसमें हर व्यक्ति आत्मिक रूप से भी शिक्षित था और भौतिक रूप से भी शिक्षित था, बगैर किसी औपचारिक शिक्षा संस्था में जाए हुए। जन शिक्षा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित था। उन्होंने दृष्टांत दिया है बंगाल के इतिहास से कि लोग नदी की धाराएं मोड़ के दूसरी तरफ कर देते थे, उनको कोई उन्होंने स्कूल कॉलेज में इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी। बहुत सारे जो दुष्कर कार्य हैं, दुसाध्य कार्य हैं, वो लोग आम लोग कर लेते थे,
क्यों? क्योंकि उनको एक जीवन की संपूर्ण दृष्टि प्राप्त हुई थी और साथ साथ ये सब काम करते हुए वे अपने परमार्थ के प्रति भी जागृत और प्रयत्नशील रहते थे कि जीवन का परम अर्थ क्या है, जीवन का परम ध्येय क्या है, इधर भी प्रयत्नशील रहते। तो ये जो शिक्षा थी भारत की, ये भारतीय शिक्षा है कि जिसमें लोक का कल्याण करते हुए परलोक की ओर प्रस्थान किया जाए। लोक की उपेक्षा करके नहीं, लोक में भागीदारी करते हुए, लोक में अपनी भूमिका को निभाते हुए। आजकल क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि आजकल के लोगों की रुचि मोर पंख में है, मोर में नहीं है। हाथी दांत में है, हाथी में नहीं। यानी हर एक चीज से अपने मतलब की चीज हम निकाल लेते हैं, चीज को कभी पूर्णता में नहीं समझना चाहते। जब हमारी दृष्टि ही आधी अधूरी रह गई, जब हमारा प्रयत्न ही आधा अधूरा रह गया, तो हम एक सार्थक जीवन कैसे जी पाएंगे? ये प्रश्न पैदा है। जब हमने यही नहीं जाना कि जीवन होता क्या है, तो जीविका के लिए ऐसे प्रयत्न करते रहिए, कुछ होने वाला। और आपने देखा कि इतनी तमाम कोशिशों के बाद भी, इतने तमाम प्रयोगों के बाद भी, परिवर्तनों के बाद भी रोजगार की समस्या दिनों दिन जटिल होती चली जा रही है। ऐसा क्यों? कभी आपने विचार किया क्यों रोजगार का प्रश्न इतना जटिल होता जा रहा है? तमाम परिवर्तन किए जाते हैं, तमाम प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यह प्रश्न हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि दृष्टि का अधूरापन है। और दृष्टि का अधूरापन यह है कि शिक्षा संपूर्ण जीवन जीने की कला का नाम है। शिक्षा किसी एक दो चीज को जान लेना, सीख लेना, यह शिक्षा नहीं। संपूर्ण जीवन एक शिक्षित व्यक्ति एक टोटल मैन या वुमेन होता है। वो एक संपूर्ण मनुष्य है, संपूर्ण पुरुष है, संपूर्ण नारी है। वो जीवन की सभी भूमिकाओं को भली प्रकार से निभा सकता है। केवल एक भूमिका के लिए नहीं बना है कि क्लर्क अपॉइंट हो गए तो बस क्लर्क। अब तो वो भी समस्या है। बाहर के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की समस्या अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। यानी ये ऐसी शिक्षा है कि इनको ये तो कोई काम ठीक से नहीं कर सकते शिक्षित होके भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ना परेशान होइए। सवाल यह कि हमको बाहर के लोग कहते हैं कि हम हैं ही अनएम्प्लॉयबल, हम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें कभी पूरे जीवन को जीने के योग्य हमारी शिक्षा संस्थाओं ने नहीं बनाया। हमारी शिक्षा ने हमें जीवन के सभी पक्षों के साथ न्याय करना नहीं सिखाया। एकांगी बना दिया, एक पक्षी बना दिया, अधूरा बना दिया। जो जितना शिक्षित वो उतना ही अधूरा व्यक्ति। ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें कि आज हम है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि एक नदी की धारा, भारतीय जो शिक्षा प्रणाली है वो एक नदी की धारा की तरह है जो कि बहती चली जाती है। भगवान शिव के जटाओं से निकली हुई गंगा है जो हर एक का कल्याण करती हुई चली जाती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली एक ऐसा पानी है जो जगह जगह इकट्ठा हो गया और सड़ रहा है ना? जगह जगह इकट्ठा हो गया। उसमें मनुष्य को तृप्ति देने की सामर्थ्य नहीं, मनुष्य का कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं। यह समस्या है। तो इसलिए शिक्षा प्रणाली का जो, और जैसे उन्होंने कहा कि भाई आप जब तक मोर को उसकी संपूर्णता में नहीं जानते तब तक आप मोर पंख की उपयोगिता को कैसे जानेंगे? तो ये जो समस्या है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली जन जीवन से और राष्ट्रीय आदर्शों और मूल्यों से दूर होती चली जा रही है। कुछ पॉकेट्स हैं
कि जहां पर शिक्षित लोग रहते हैं लेकिन बाकी सब अंधेरा पड़ा हुआ है। उन्होंने ट्रेन का उदाहरण दिया कि जैसे ट्रेन होती है, उसके कंपार्टमेंट सब बिजली से चमकते रहते हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर सब अंधकार ही अंधकार है, दूर दूर तक। क्या हमारी शिक्षा संस्थाओं का स्वरूप ऐसी ट्रेन की तरह होना चाहिए जिसके आसपास दूर दूर तक अंधकार बिखरा हुआ है? या हमारी शिक्षा प्रणाली का स्वरूप एक ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह होना चाहिए कि जो सारे परिवेश को, सारे वातावरण को आलोकित कर सकता है? इस विषय पे विचार करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जो संविधान के आदर्श हैं, अगर वे हमारी भूमि से उत्पन्न हुए होते, अगर वे हमारे अपने जीवन से जुड़े हुए आदर्श होते, तो शायद शिक्षा प्रणाली आज हमारा सबका कल्याण करने की स्थिति में होती, बेरोजगारी का प्रश्न ही ना होता। आखिरकार बेरोजगारी अंग्रेजों के आने तक तो नहीं थी। इतना सब इतिहास लिखा गया भारत का, आर्थिक इतिहास भी, सामाजिक इतिहास भी, कहीं बेरोजगारी का प्रश्न आपको दिखाई पड़ता है? तो तब बेरोजगारी क्यों नहीं थी? अब क्यों है इतना सब पढ़ने लिखने के बाद? सवाल ये। और आप एक डिग्री लेकर हम लोग अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं, उन लोगों को जीवन की कला का संपूर्ण ज्ञान होता था जो हमें नहीं है। कैसे तुलना करेंगे? और दूसरा यह है कि अब आजकल के पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये बड़ा आग्रह, दुराग्रह भी आ चुका है कि पहले के लोग कुछ नहीं जानते समझते थे। तो शिक्षा हमें अहंकारी बना देगी, और जो विद्या अहंकारी बनाए वो अविद्या होती है, विद्या नहीं होती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का परिणाम विनय होता है, अहंकार नहीं होता। तो इस आधार पर हमें ये विचार करना चाहिए कि जो हमारे संविधान के मूल्य हैं, वे मूल्य क्या हैं और किस हद तक वे राष्ट्रीय हैं, और जो हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल्य हैं वे किस हद तक राष्ट्रीय हैं, और इसलिए उन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य स्थापित किया जाए, कैसे तारतम्य स्थापित किया जाए, ये देखने की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा और संविधान एक दूसरे के पूरक बने सम्यक अर्थ में, इसके लिए आवश्यक है कि दोनों का स्रोत एक ही होना चाहिए। जो संविधान का स्रोत हो वही शिक्षा का स्रोत, तब तो वे एक दूसरे के पूरक होंगे। और अगर संविधान और शिक्षा किन्हीं दूसरे देशों में उसके स्रोत हैं, तो वे आपके देश में हमेशा विकृतियां, विद्रूपताएं और विरोधाभासी उत्पन्न करेंगे। और यही भारत की नियति बन गई है कि अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार की विद्रूपताएं, अनेक प्रकार के द्वंद्व हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं, और लगता यह है कि जैसे शायद इनका कभी समाधान भी नहीं हो सकता। जितना प्रयास करते हैं इनका समाधान करने की, उतनी चीजें और जटिल होती चली जाती। क्यों? क्योंकि एक बड़ा दार्शनिक हुआ यूनान का, प्लेटो। If the first principles are rightly laid down, all the others will follow. अगर जीवन के मूल सिद्धांत सही हैं, अगर हमारी मूल दृष्टि सही है, तो बाकी सब चीज ठीक होती रहेगी। और अगर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ही गड़बड़ है तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हमेशा अव्यवस्था बनी रहेगी, और जितना चीजों का हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, चीजें उतनी ही बिगड़ती चली जाएंगी। धन्यवाद।